सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि कुछ भी हम प्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं तो उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं और कौन कौन सी वो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है वाइल मेकिंग ए प्रेजेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहली बात है दैट इज स्लाइड शो आर क्विक टू प्रोड्यूस, इजी टू अपडेट एंड इफेक्टिव टू इंजेक्ट विजुअल इंटरेस्ट इनटू द प्रेजेंटेशन। तो आपकी जो भी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें विजुअल्स इतने अच्छे होने चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और बहुत सिंपल वे में होनी चाहिए जो कि अट्रैक्ट कर सके आपके जो भी ऑडियंस है उनको। However, slideshow can also spell disaster even for experienced presenters. The key to success is to make certain your slideshow is a visual and not a visual distraction. तो देखिए आपका जो भी स्लाइड शो बना रहे हैं उसको कोशिश करिए बहुत सिंपल और बहुत अच्छा बनाइए। कुछ लोग प्रेजेंटेशन को बहुत डिजास्टर बना देते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, लाइक फॉन्ट्स का गलत इस्तेमाल करना, फॉन्ट्स की साइज गलत रखना, उसके बाद फोटोग्राफ्स जो लेते हैं वो बहुत अच्छे से नहीं अरेंज करना, प्लस ग्राफ्स ले रहे हैं तो ग्राफ्स के आपके पास डेटा शो नहीं हो रहे हैं एंड सो मेनी थिंग्स। तो आपको कोशिश करनी है वो सारी अवॉइड करनी है। तो आप जो डिस्कस किया जा रहा है उनके ऊपर एक एक करके ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या करना है व्हाइल मेकिंग योर प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट थिंग इज यूज द स्लाइड मास्टर फीचर टू क्रिएट ए कंसिस्टेंट एंड सिंपल डिजाइन टेम्पलेट। तो देखिए आप जब पावर पॉइंट यूज करते हैं तो आपको एक टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, तो कोशिश करिए आप टेम्पलेट से बनाइए। आप कोई भी ब्लैंक स्लाइड लेकर के क्रिएट करेंगे तो हर स्लाइड आपकी एक दूसरे से डिफरेंट बनती जाएगी। तो एक टेम्पलेट आप फॉलो करेंगे, कोई भी एक थीम ले लेंगे आप, तो उसी थीम पर आपकी पूरी की पूरी स्लाइड शो होनी चाहिए। इट लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड प्लीजेंट। इट इज फाइन टू वेरी द context presentation such that bullet list, 2-column text and image, but the consistent with other elements such as fonts, color and background. तो देखिए आपको जैसी भी टेम्पलेट यूज करनी है आप वो यूज कर सकते हैं इन अ सिमिलर थीम वही चलेगी। लेकिन आप मान लीजिए कहीं पे फोटोग्राफ से तो फोटोग्राफ वाली टेम्पलेट यूज करिए, कहीं सिर्फ टेक्स्ट है, कहीं डबल कॉलम है तो वो टेम्पलेट यूज करिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में एक जो बैकग्राउंड का थीम है वो सेम चलेगा और जो फॉन्ट्स हैं और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो लगभग पूरी जो पीपीटी होगी उसके अंदर में कॉमन चलनी चाहिए, सेम चलनी चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग इज सिंप्लीफाई एंड लिमिट द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन ईच स्क्रीन, यूज की फ्रेजेस एंड इंक्लूड ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं पावर पॉइंट में हम लोग, वो ये है कि हम बहुत ज्यादा टेक्स्ट भरने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी पावर पॉइंट में सब कुछ मत लिखिए, सिर्फ क्या करिए बुलेट्स लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखिए, क्योंकि आपको वहां से देख के नहीं पढ़ना है। जो पार्ट आप लिख रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ इंडिकेटर्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे जाते हैं, बुलेट्स होते हैं, ये आपको सिर्फ याद दिलाते हैं कि अब आपको इस बारे में बोलना है, उसके बाद इस बारे में बोलना है, अब इस बारे में बोलना है। तो कभी भी कोशिश मत करिए कि आप पूरी की पूरी जो भी आपका टेक्स्ट है उसको यहाँ कॉपी करिए, अदरवाइज इट गेट सो मेस्ड अप। तो आप देख पा रहे हैं एक लेफ्ट साइड का एक स्लाइड शो आपको दिखाया हुआ है जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट भरा हुआ है, एक राइट साइड का है जो कि बहुत सिंपल एंड सोबर लग रहा है। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज मिनिमम टेक्स्ट। देन यूज कंट्रास्ट कलर्स फॉर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। तो ये हमेशा याद रखिए कि आपका जो टेक्स्ट है और जो बैकग्राउंड है उन दोनों का कलर जो है कंट्रास्ट होना चाहिए। कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यदि मान लीजिए आगे आपने जो फॉन्ट लिया है वो डार्क है तो पीछे लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसा आप यहाँ पर लेफ्ट में फर्स्ट देख रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा, यदि पीछे का बैकग्राउंड डार्क है तो आप लाइट कलर यूज करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर विजुअलाइजेशन, अदरवाइज आपका पीपीटी विजिबल नहीं होगा और जो भी ऑडियंस है उनको समझ नहीं आएगा। लाइट टेक्स्ट ऑन डार्क बैकग्राउंड इज बेस्ट, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिए डार्क बैकग्राउंड लीजिए, उस पर लाइट टेक्स्ट यूज करिए। पैटर्न बैकग्राउंड कैन रिड्यूस रीडेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, कुछ पैटर्न बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ फोटो हैं या इमेजेस हैं, तो ऐसे पे हम पढ़ नहीं सकते प्रॉपरली, तो ये बहुत हमारी रीडेबिलिटी को कम करता है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये इम्प्रॉपर फॉन्ट सिलेक्शन है, कलर का कॉम्बिनेशन बहुत गलत है, इस वजह से हमारे पास इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है और ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है। यदि हम बैड कंडीशन की बात करें तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का कलर काफी सिमिलर है तो रीडेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की हमेशा कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करिए। और जो कलर पैलेट होता है, आप यदि नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन से कलर के साथ कौन सा कंट्रास्ट कलर आप यूज कर सकते हैं। तो आप कोशिश करिए उसमें से ही आप कलर्स कॉम्बिनेशन चुनिए। देन अवॉइड द यूज ऑफ फ्लैशी ट्रांजिशंस सच एज टेक्स्ट फ्लाइंस। दीज फीचर्स may seems impressive at first but are distracting and get old quickly। तो
तो हमेशा कोशिश करिए कि जब आप ट्रांजिशन शुरू करते हैं, मतलब मान लीजिए आपने पीपीटी शुरू करी है, वहां पर आप एक या दो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ला सकते हैं, उड़ा करके आप जो इफेक्ट्स होते हैं पीपीटी में वो यूज कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा मत यूज करिए। आप हर जगह यदि कुछ न कुछ उड़ा के ला रहे हैं, कुछ उड़ा के निकाल रहे हैं, कुछ भी अलग अलग थीम्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर में, आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं, एनिमेशन यूज कर रहे हैं टेक्स्ट के साथ या फिर आपके जो भी इमेजेस है उनके साथ, तो ये बहुत कम्बरसम हो जाता है और देखने वाला क्या होता है, उनकी आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं। तो कोशिश करिए शुरू में या कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है तो वहीं पे रखिए, और ज्यादातर जगह पर सिर्फ अपीयर और डिसअपीयर ही एनिमेशन यूज कीजिए, तो वो बहुत ही लाइट मोड में आता है और लाइट मोड में चला जाता है। दैट्स इट, डोंट ट्राई टू यूज मच मोर फ्लाइंग्स। ओके, देन overuse of special effects such as animations and sounds may make your presentation cutsy and could negatively impact your credibility। तो हमेशा कोशिश करिए कि जो इफेक्ट्स हैं उनको कम से कम रखिए और एनिमेशंस वहीं यूज करिए जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस साउंड इफेक्ट्स, बहुत सारे लोग क्या होता है हर स्लाइड पे साउंड इफेक्ट डालते हैं, हर इन और आउट के साथ साउंड इफेक्ट डालते हैं, तो ऐसा नहीं करिए। साउंड आप रख रहे हैं तो इम्प्रेस करने के लिए शुरू में रखिए या लास्ट में रखिए, या कहीं बहुत ही कैची आपने कोई वीडियो डाला है तो वहां पर आप एक स्लाइड शो साउंड रख सकते हैं, वो भी बहुत लाइट और जेंटल। ठीक है, डोंट मिक्स मच मोर साउंड इन दिस। देन वी हैव यूज गुड क्वालिटी इमेजेस दैट रेनफोर्स एंड कॉम्प्लीमेंट योर मैसेजेस। तो देखिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग क्या करते हैं, नेट से कहीं से भी आप कोई इमेज लेते हैं और उसको अपनी पीपीटी में डाल देते हैं, तो वो काफी ब्लर होती हैं, कई बार वो बहुत लो क्वालिटी की होती हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि जब भी आप गूगल पे कोई इमेज सर्च करते हैं तो हमेशा टूल्स यूज करिए, और जब आप टूल्स में जाएंगे इमेज के तो वहां पर ऑप्शन आता है कि आप लार्ज साइज की इमेजेस देखना चाहते हैं या मीडियम या लो क्वालिटी की, तो वहां पर आप लार्ज सेलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो इमेजेस गूगल शो करेगा वो हाई क्वालिटी की इमेज शो करेगा। फॉर एग्जांपल आप गियर ढूंढ रहे हैं मान लीजिए, तो गियर आप लिखेंगे तो वो कोई से भी रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन यदि आप टूल्स में जाके उसको फिल्टर को ऑन कर देंगे तो आपकी लार्ज इमेजेस पहले आएंगी, तो आप वहां से कोई अच्छी इमेज ले सकते हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को एनहांस करे। सिमिलरली एंश्योर दैट योर इमेज मेंटेन्स इट्स इम्पैक्ट एंड रिजोल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन ए लार्ज स्क्रीन, क्योंकि आप जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो आप फुल स्क्रीन में करते हैं, आप कई बार प्रोजेक्टर यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है आपकी छोटी इमेजेस होती हैं तो वो बहुत गंदी क्वालिटी में दिखती हैं। साथ ही साथ आप जब भी इमेज को यूज करें तो उसको वाइसली यूज करें, ऐसा नहीं हो कि आपने उसको दबा करके उसका सारा का सारा रेशियो ही चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आपके पास जगह कम थी, आपने इस इमेज को दबा दिया तो ये लंबी हो गई, जबकि ये इमेज विड्थ में ज्यादा थी। तो कभी भी इमेजेस के साथ ऐसा मत करिए, हमेशा इमेज को उसकी प्रॉपर डायमेंशन में रखिए और कोशिश करिए यदि हो सके तो आप फुल टाइप ऑफ इमेजेस यूज करिए, जैसा कि यहाँ पर राइट साइड में दिखाया हुआ है। वहां पर आप कैप्शंस के लिए अलग से बॉक्स बना करके अपना कैप्शन लिख सकते हैं और ये आपकी स्लाइड को एनहांस करेगा। ओके, देन द नेक्स्ट इज लिमिट द नंबर ऑफ स्लाइड्स। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम कहते हैं कि हमें स्लाइड शो बनाना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है स्लाइड शो प्रेजेंट करने के लिए। तो यदि आपके पास 5 से 7 मिनट का टाइम है तो मैक्सिमम 5-6 स्लाइड से ज़्यादा मत बनाइए, मैक्सिमम 7 स्लाइड्स बनाइए। ठीक है, और इसी तरह से 10 मिनट की है तो आप कोशिश करिए 8-9 स्लाइड्स पर वाइंड अप करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप स्लाइड्स बनाएंगे तो आप उतना कम टाइम दे पाएंगे। आप क्या करेंगे, स्लाइड्स को भगाने में लगे रहेंगे। एक स्लाइड खत्म होकर के आपको लग रहा है कि 20 स्लाइडें आपको दिखानी है 5 मिनट में, तो आप क्या करेंगे, एक भी स्लाइड पे फोकस नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे और आप उनको जल्दी जल्दी भगाने में रहेंगे, तो आप अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ये चाहिए कि प्रेजेंटर आपको सुने। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी बात को वो ज्यादा वेटेज दे, आपकी बात को सुने। प्रेजेंटेशन जो सामने चल रही है वो सिर्फ उसके लिए एक मीडियम है कि जब तक आप बोल रहे हैं या वो आपको सुन रहा है तब तक वो कुछ नजर उस पर दौड़ा रहा है और की पॉइंट्स वो वहां पे देखने की कोशिश कर रहा है। तो ज्यादा चीजें वहां मत लिखिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट में आप बोलने की कोशिश करिए। ठीक है, तो लिमिट करिए स्लाइड्स का। प्रेजेंटर हु कॉन्स्टेंटली फ्लिप टू द नेक्स्ट स्लाइड्स आर लाइकली टू लूज देयर ऑडियंस। तो देखिए आप बार बार फ्लिप कर रहे हैं तो आपकी ऑडियंस से भी आपका क्या होता है, जो एक कनेक्टिविटी है वो खत्म होती रहती है, तो ये आपको अवॉइड करनी है। अ गुड रूल ऑफ थंब इज 1 स्लाइड पर मिनट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है। यदि आप 1 स्लाइड पर मिनट के हिसाब से भी जाते हैं तो भी आप इसको थंब रूल मान के चलिए कि इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। कम भले ही हो सकता है जहां पर आपको ज्यादा टेक्स्ट बोलना है या कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा बात करनी है। ओके, देन द नेक्स्ट इज लर्न टू नेविगेट योर प्रेजेंटेशन इन अ non-linear fashion. PowerPoint allows the presenter to jump ahead or backward without having to page through all the interim slides. ठीक है, तो आप क्या करिए, कोशिश करिए कि आपका जो फ्लो होना चाहिए, यदि आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसका एक यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन करिए और कई एक अच्छी जो
इनपुट है वो ये है कि आप चाहें तो हर स्लाइड के ऊपर में नीचे नंबरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मान लीजिए स्लाइड्स में 8 स्लाइड्स हैं, तो आप नंबर 1 की स्लाइड पे 1/8 लिख सकते हैं, सेकंड पे 2/8 लिख सकते हैं, तो आपको पता रहेगा आप कौन सी स्लाइड पे हैं। प्लस क्या होता है, आपके ऑडियंस को पता रहता है कि अब आप कौन सी स्लाइड प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड स्लाइड में यदि किसी को कोई डाउट है तो वो पूरी प्रेजेंटेशन होने के बाद आपसे पूछ सकता है कि प्लीज कम बैक टू थर्ड स्लाइड, तो वो आपके लिए भी अच्छा है और आपके जो ऑडियंस है उनके लिए भी अच्छा है। तो ट्राई टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो ऑन योर स्लाइड्स, ठीक है। उससे आपको भी जब यदि कहीं भी आगे या पीछे जाना होगा, जंप करना होगा स्लाइड्स में, तो आपके लिए ईजी रहेगा। Then the next one is, if possible, view your slides on the screen you will be using for your presentation. तो आप जिस पर भी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं पहले एक बार उस पर चेक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लैपटॉप पे दे रहे हैं तो चेक कर लीजिए कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसका रेशियो सही है या नहीं है। कई बार आप देखते हैं कि लेफ्ट और राइट में कुछ बॉर्डर्स खाली रह जाते हैं क्योंकि आपने जो रेशियो यूज किया वो 16:9 नहीं था या कोई और आपने रेशियो यूज कर लिया, वो बाद में आपको दिक्कत देता है। तो जब आप पहली स्लाइड बनाएं तो ही इस चीज को चेक कर लीजिए कि जो प्रेजेंटेशन हो रहा है वो प्रॉपर मोड में हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो रेशियो आपने लिया है, वरना आपको सारी जो पीपीटी है उसको दोबारा से सही करना पड़ेगा और रेशियो के हिसाब से सारा फॉन्ट और सारा आपका जो प्लेसमेंट है किसी भी इमेज का वो सब बिगड़ जाएगा। तो इस पर भी थोड़ा फोकस करिए। मेक श्योर स्लाइड्स आर रीडेबल फ्रॉम द बैक रो सीट। तो कोशिश करिए कि यदि आप एक बड़े ऑडियंस को कर रहे हैं तो पीछे तक जो लोग बैठे हैं वो भी आपकी स्लाइड्स को आराम से पढ़ सकें। तो रीडेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटे फॉन्ट्स नहीं होने चाहिए, प्लस कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। टेक्स्ट एंड ग्राफिकल इमेजेस शुड बी लार्ज एनफ टू रीड। तो जो भी आप इमेज यूज कर रहे हैं उसको बहुत छोटी छोटी इमेजेस 10 रखने के बजाय एक इमेज अच्छी रखिए, बड़ी रखिए, बट नॉट सो लार्ज एज टू अपीयर अलाउड। तो आप ऐसा भी नहीं करिए कि बहुत छोटी सी चीज को आप बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, वो भी नहीं करिए। आपका एक जस्टिस होना चाहिए इमेज का जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। ओके, देन वी हैव ए प्लान बी इन द इवेंट ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज। देखिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्लान बी आप हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि जब भी आप प्रेजेंट करते हैं कई बार किसी तरह के टेक्निकल ग्लिच आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है। फॉर एग्जांपल कई बार आप किसी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और हो सकता है उसी टाइम कोई आपके जो पावर पॉइंट जो प्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग, जो आपका प्रोजेक्टर है, मान लीजिए उसमें कोई डिफिकल्टी आ जाती है, आपका वो बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, साउंड बंद हो जाता है, तो आप आगे की पीपीटी नहीं दे सकते हैं, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो आप हमेशा प्लान बी तैयार रखिए। फॉर एग्जांपल इस केस के लिए आप क्या करिए, अपने पूरी पावर पॉइंट का एक प्रिंट आउट अपने हाथ में रखिए या साइड में रखिए। यदि इन केस यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से उसको तुरंत से कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दैट ट्रांसपेरेंसीज एंड हैंडआउट्स विल नॉट शो एनिमेशंस और अदर स्पेशल इफेक्ट्स। तो यदि मान लीजिए आपके पास पीपीटी है और आपने पीपीटी किसी 2019 में बनाई है या 2016 वर्जन में बनाई है, कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर 2012 अवेलेबल है, तो हो सकता है आपके बहुत सारी टेक्निक जो चीज़ें हैं वो नहीं चल पाएंगी, या हो सकता है उनके पास पावर पॉइंट ही नहीं हो। तो अब आप उसमें कैसे स्लाइड प्रेजेंट करेंगे, तो हमेशा कोशिश करिए आप उसका पीडीएफ भी शेयर कर लीजिए। मतलब आप जब आप पीपीटी पूरी बना लेते हैं तो सेव एज पीडीएफ भी कर दीजिए। तो यदि उनके पास मान लीजिए पीपीटी सॉफ्टवेयर पुराना है या नहीं चल रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप एक बार अपनी बात वहाँ कह सकते हैं, हालांकि वहाँ पर आपको एनिमेशंस काम नहीं करेंगी, ठीक है। कई बार आप चाहें तो जेपीजी में भी सेव कर सकते हैं सारी पीपीटीज को। तो इट डिपेंड्स कि आप प्लान भी तैयार रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन प्रैक्टिस विद समवन हु हैज नेवर सीन योर प्रेजेंटेशन। तो ये कोशिश करिए कि आपने जब प्रेजेंटेशन पूरी बना ली तो जिसने आपकी प्रेजेंटेशन नहीं देखी है उसके साथ एक बार आप प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्जांपल आप घर में रहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों को अपना प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं और सुना सकते हैं। उनके साथ मत करिए जिनके साथ आप रात दिन काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 लोग मिलकर एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो वो कहें कि चलिए मैं आपको सुना देता हूँ, आप मुझे सुना दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें हमें गलतियां नहीं पता लगेगी। तो हम चाहते हैं कि जिसने नहीं देखी है उसके सामने हम प्रेजेंट करें और उनको बोलें कि आप हमारा प्रेजेंटेशन एक बार सुनिए और देखिए। Ask them for honest feedback about the colors, content and any effect or graphical images you have included. तो बिल्कुल उनको बिल्कुल दबाव मत दीजिए कि वो आपकी तारीफ ही करें। आप उनसे बोलिए कि आपकी जो भी जेन्युइन फीडबैक है, कहीं आपको कलर अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं फॉन्ट्स ज़्यादा लग रहे हैं, कहीं पर आपको कंटेंट से कुछ शिकायत है या फिर ग्राफिकल इमेजेस अच्छी नहीं है या चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप उनको बिल्कुल बोलिए, जेन्युइनली आप बताइए इसमें क्या आपको सही नहीं लग रहा है, और उसको आप बिल्कुल पॉजिटिव लेकर के और उसको चेंज करिए। कभी ये मत सोचिए कि यार ये तो मेरी हमेशा खराब ही चीज़ बताएगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है। आपको जो भी फीडबैक मिलते हैं आप उसको पॉजिटिवली लीजिए और अपनी प्रेजेंटेशंस को करेक्ट करिए। ओके, देन वी हैव डू नॉट रीड फ्रॉम योर स्लाइड। ये 99% लोग प्रॉब्लम करते हैं जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देते हैं या फिर किसी तरह का प्रेजेंटेशन किसी भी सेमिनार में या फिर किसी मीटिंग में करते हैं। तो
तो वो क्या करते हैं, हमेशा लगातार स्लाइड्स की तरफ देखते रहते हैं और उसमें से पढ़ने की कोशिश करते हैं उसमें क्या लिखा है। तो देखिए ये बहुत बैड इंपैक्ट डालता है आपके ऑडियंस पे, ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको इंडिकेटर दिए हुए हैं, आपको वहां कम से कम देखना है और ज्यादा से ज्यादा आपको आई कांटेक्ट रखनी है अपने ऑडियंस के साथ में, उनकी तरफ देखते हुए बात करनी है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ योर स्लाइड इज फॉर द ऑडियंस नॉट फॉर द प्रेजेंटर। तो ये हमेशा याद रखिए की पॉइंट, वो जो भी लिखा हुआ है वो कौन पढ़ेगा, सिर्फ ऑडियंस पढ़ेगा। आपकी जो नजर होनी चाहिए, आपका जो ध्यान होना चाहिए वो पूरा किस पे होना चाहिए, ऑडियंस के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपकी स्लाइड के ऊपर में, क्योंकि वो स्लाइड आपने क्रिएट की है। यू आर नॉट सपोज टू रीड देम लाइन बाय लाइन। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ओके। देन डू नॉट स्पीक टू योर स्लाइड्स, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, आपने देखा है स्लाइड शो में, स्लाइड शो की तरफ ही देखते रहते हैं और वहीं पे बोलते रहते हैं, तो ऑडियंस की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। मैनी प्रेजेंटर फेस द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रेजेंटेशन रेदर देन देयर ऑडियंस। तो ये एक आप बात समझ रहे हैं कि हमेशा आप क्या करिए, ऑडियंस की तरफ फेस रखिए। आप एक सेकंड के लिए जब स्लाइड चेंज कर रहे हैं तो देखिए हाँ ठीक है, प्रॉपर वे में स्लाइड चेंज हो गई है, ऐसा नहीं कि स्लाइड जंप हो गई है। और उसके बाद आप ऑडियंस की तरफ देख के वापस से अपनी बात शुरू करिए और लगातार अपने पॉस्चर, अपना बॉडी मूवमेंट, अपना गेस्चर मेंटेन करिए। जब भी आप बोलते हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, बिकॉज जब आप प्रिपरेशन करेंगे स्लाइड्स की, आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, आपने क्या बोला है, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन आप ओवरनाइट यदि रात को आप स्लाइड बना रहे हैं, सुबह प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या है, आपने स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं चेक करी हैं, तो आप खुद बहुत ज्यादा गिल्टी फील करेंगे जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज डू नॉट अपोलोजाइज फॉर एनीथिंग इन योर प्रेजेंटेशन। तो कुछ गलती हो जाती है तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं, हमने कुछ जानबूझ के चीजें रखी हुई हैं, तो आपको उसके लिए अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। इफ यू बिलीव समथिंग विल बी हार्ड टू रीड और अंडरस्टैंड, डोंट यूज इट। और कोशिश करिए कि यदि कुछ मान लीजिए इस तरह के फेजेस हैं जो आप नहीं बोल पाते हैं या जिनमें आपकी टंग ट्विस्ट हो रही है, तो आप उनको अवॉइड कर दीजिए, मत लीजिए, क्योंकि वो आपके प्रेजेंटेशन में नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। तो हमेशा क्या करिए, ऐसे सिनोनिम्स यूज करिए जिनको आप प्रॉपर्ली बोल पा रहे हैं, ऐसी चीजें यूज करिए जो आप प्रॉपर्ली कह पा रहे हैं। मान लीजिए आपने एक संस्कृत का श्लोक लिख दिया और आप ऑडियंस के सामने प्रॉपर्ली नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसी चीजों को एलिमिनेट करिए प्लीज। तो आप वही चीज लिखिए या वही चीज करिए या वही चीज डालिए जिसपे आप फुल कॉन्फिडेंट हैं, ओके। When possible, run your presentation from the hard disk rather than USB. Running from a USB may slow your presentation. तो देखिए ये एक और अच्छी चीज है कि आप लोग यदि कहीं पर भी प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास डेटा USB में है, तो सबसे पहले उसको हार्ड डिस्क में कॉपी कर दीजिए और हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन हार्ड डिस्क से ही देने की कोशिश करिए, क्योंकि USB में कई तरीके के ग्लिच हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए और हमेशा एक बैकअप रखिए। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन लेके कहीं जा रहे हैं तो आपके पास यूएसबी है, पर फिर भी आप कोशिश करिए कि उसको आप ईमेल कर दीजिए अपने आप को, या जो भी सामने जिनके पास आप जा रहे हैं उनको ईमेल करके अपना प्रेजेंटेशन जाइए, जिससे कि यदि मान लीजिए किसी वजह से कोई भी मिस हैपनिंग होती है, यूएसबी खो जाती है, खराब हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो आपके पास एक और सॉफ्ट कॉपी रहती है, जिससे कि आप उस टाइम पे अटके नहीं, आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो सके, ओके। सो रिमेंबर दिस ऑल्सो। स्लाइड ट्रांजिशंस एंड साउंड इफेक्ट्स, तो इस पे आपको ध्यान देना है कि जो भी स्लाइड ट्रांजिशन है, यानी एक स्लाइड से जब हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो हम बीच में कोई इफेक्ट डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन। इसी तरह से साउंड इफेक्ट, तो अभी हमने शुरू में बात की, बहुत मिनिमल रखिए और सोबर रखिए, कोई इस तरह का आपको आवाज नहीं रखना है जो कि किसी के भी कानों को पसंद नहीं आए, तो बहुत सिंपल एंड सोबर रखिए। इसी तरह से स्टैंडर्ड क्लिप आर्ट्स आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कई बार आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करना चाह रहे हैं, आपने बोला कि ग्रेजुएशन डिग्री, तो आप ग्रेजुएशन डिग्री लिखने के बजाय मान लीजिए आप एक ग्रेजुएशन हेड के साथ में किसी का क्लिप आर्ट वहाँ पे लगाते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। और कोशिश करिए कि वहाँ पर क्लिप आर्ट ही यूज़ करिए, वहाँ पर आप किसी की फोटोग्राफ मत लगाइए, बिकॉज कई तरह की फिर कॉपीराइट्स की प्रॉब्लम होती है, आपने किसकी फोटो लगाई है, परमिशन ली नहीं ली। तो कोशिश करिए आप क्लिप आर्ट्स यूज़ करिए, वो यूनिवर्सल है और कोई भी यूज़ कर सकता है, तो आप लोग क्लिप आर्ट्स को ज़्यादातर प्रीफर करिए। प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स आप लोग बात कर चुके हैं, और टेक्स्ट हैवी स्लाइड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखनी है। तो ये कीवर्ड्स हैं हमारे टोटल प्रेजेंटेशन के। आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट टाइम आप जब भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, सो दैट यू कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन योर ऑडियंस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विथ मी। यस, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं अपना।